नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मिशन ट्राइबल, जी हां, आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जो कि जबलपुर के आज दौरे पर आने वाले हैं। बात यदि मध्य प्रदेश के परिदृश्य की हम करें तो आगामी वक्त में कुछ चुनाव हमें देखने को मिल सकते हैं और इन चुनावों में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका यदि किसी की रहेगी तो वो है आदिवासी वोट बैंक। और कहा जा रहा है कि अमित शाह का जो जबलपुर दौरा है ये आदिवासी वोट बैंक को साधने की एक बड़ी रणनीति तैयार कर सकता है। दरअसल मिशन 2023 पर बीजेपी ने फोकस कर लिया है और मध्य प्रदेश की 84 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। महाकौशल में शाह तो बीजेपी को ताकत आखिर कितने मिलेगी ये देखने वाली बात होगी और इसीलिए अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदिवासियों में पैठ बनाने के लिए शाह की मौजूदगी बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल शंकर शाह और रघुनाथ शाह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होने वाले हैं। दरअसल आदिवासी गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक थे राजा शंकर शाह और अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरे पर आना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। आदिवासी बाहुल्य महाकौशल में दस्तक देकर आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ 2018 में आदिवासी वोट बैंक के नुकसान की भरपाई 2023 में करने की तैयारी की जा रही है। इसका एक मतलब साफ है कि जो पहले की जो हार रही है उससे सीख लेने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है और पहले की गलतियों को न दोहराते हुए 2023 की तैयारी बीजेपी ने कर दी है। बीजेपी और संघ की आदिवासियों के बीच सक्रियता के लिहाज से भी अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और साथ ही साथ यदि बात करें जोएफ जैसे संगठनों की तो आदिवासियों के बीच पैठ से चुनौती बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में 43 समूहों वाले आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। 2018 में जो गलतियां की गई वो गलतियां 2023 में बीजेपी ना दोहराए, जिसको लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं और एक बड़ा दौरा अमित शाह का आज देखने को मिलेगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपका उनसे करा देता हूं। गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं आप, और अजीत सिंह भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनडी 24 में। सबसे पहले गोविंद जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और यदि बात कर ले अमित शाह के दौरे की तो एक बड़ा दौरा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में आज वो आने वाले हैं। लेकिन यदि चुनावी नजरिए से हम देख लें इस पूरे दौरे को तो क्या ये माना जा सकता है आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है? जी हेलो गोविंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी देखिए, आदिवासी को वोट बैंक मानने का तो कांग्रेस ने चलन चलाया है जी। कांग्रेस ने जो चलन चलाया है वो क्योंकि आजादी के बाद लगातार सत्ता में एक तरफा काबिज रही, कोई दूसरे दलों का बहुत ही छोटा छोटा सा अस्तित्व था, इसलिए कांग्रेस की जो संस्कार और संस्कृति थी पूरे देश में उसी नाम से जानी जाती, जैसे वनस्पति जी को डालडा बोलते थे इस तरह। तो ये जो वोट बैंक नहीं, हम तो आदिवासी की जो मूल संस्कृति और सभ्यता उसकी रक्षा के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए और उनके विकास और सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं। और हमने जितनी भी योजनाएं चालू की और उन तक पहुंचाई, उसका उद्देश्य मात्र ये था कि किस तरह से आदिवासी हमारे जो भाई हैं उनको हम अच्छी सुख सुविधा दें, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य की सेवाएं दें। लेकिन कांग्रेस ने इन सब चीजों के लिए इसलिए खुला छोड़ दिया क्योंकि धर्मांतरण कराना था उनको। धर्मांतरण के लिए उन्होंने खुली मैदान छोड़ा और कई लोगों को मौका दिया, विदेशी एजेंसियों को। और यहाँ कुछ करना नहीं है, जो विदेशी एजेंसियां हैं वो उनके लिए उनको कुछ स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा उनको देकर उनके धर्म को खरीद लेती थी और उनका धर्मांतरण करके उनको जो जमुना दास की जगह जोसेफ बना देती थी। ये सब काम कांग्रेस ने किए। चलिए, कांग्रेस पर आरोप आप लगा रहे हैं तो अजीत सिंह भदौरिया जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। और सर, बात करें हम कांग्रेस की तो अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जबलपुर आने वाले हैं। कांग्रेस आखिर इस दौरे को कैसे देख रही है? और बीजेपी की जो रणनीति है आदिवासियों को लेकर जब सवाल किया जाता है तो आरोप कांग्रेस पर ही लगते हैं कि वोट बैंक हमने नहीं, वोट बैंक कांग्रेस ने आदिवासियों को समझा है। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति
इन सब के उत्थान के लिए देश की आजादी के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये सर्वविदित है। और उन लोगों से अगर पूछा जाए तो वो स्वयं ही अपने आप में संतुष्ट हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो अधिकतम से अधिकतम प्रयास थे वो उनके लिए किए हैं, और उसी का परिणाम है कि आज समाज के हर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व है, चाहे वो प्रशासनिक हो, राजनीतिक दृष्टि हो, सब कुछ। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ की बात है तो 2013 में शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को बहला फुसला के अपने पक्ष में वोट करने को मजबूर कर दिया था। तो 2018 में उन लोगों की समझ में आ गया 5 साल के अल्प शासन काल में कि इन्होंने तो जो लंबे लंबे सपने दिखाए, वादे किए, उसका 0.1% भी नहीं किया। उल्टा भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह ने जो लीडरशिप थी आदिवासियों की भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में, उस लीडरशिप को खत्म करने का काम किया है। आज अगर आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर पर कौन सा आदिवासी नेता सामने आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। जहां तक अमित शाह जी के दौरे के संदर्भ की बात है सुनील जी, तो अमित शाह का दौरा शिवराज सिंह और उनकी सरकार के लिए बहुत बड़ा टास्क है। आज अमित शाह को अगर वो खुश करके मध्य प्रदेश से भेजेंगे तो उनकी कुर्सी हो सकता है कुछ समय के लिए और रिन्यूअल हो जाए, नहीं तो अब गुजरात के बाद अगला नंबर मध्य प्रदेश का है, ये सर्वविदित है। तो अमित शाह के चाबुक से शिवराज सिंह कितना बच सकते हैं ये आज के दौरे के बाद डिसाइड होगा। चलिए, पवन देवलिया जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब पवन जी, 2018 में हमने देखा कि कुछ गलतियां बीजेपी ने की और हार का सामना करना पड़ा। 2023 में वो गलतियां ना दोहराएं, क्या इसीलिए अमित शाह का ये जो जबलपुर दौरा है वो महत्वपूर्ण माना जाए? साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो ट्राइबल बेस्ड इलाके हैं, इस दौरे के बाद बीजेपी से आखिर बीजेपी को कितनी ताकत इस दौरे के बाद मिल सकती है? देखिए, एक तो ये है कि किसी भी पार्टी का बड़ा नेता किसी भी क्षेत्र में आता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के, उस दल के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, सक्रियता बढ़ती है। अब जहां तक बात ये है कि अमित शाह का दौरा जबलपुर का क्यों हो रहा है, ये तो एक अपने आप में सवाल ये है कि महाकौशल क्षेत्र में भाजपा जो है बड़े मजबूत स्थिति में है। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी नेतृत्व करते हैं, वहीं उन्हीं के क्षेत्र में संपत्ति हुई के राज्यसभा सदस्य हैं। नंदिनी मरावी लंबे समय से भाजपा की विधायक हैं जबलपुर में। मुझे लगता है कि अगर अमित शाह का दौरा छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में होता तो वो ज्यादा कारगर साबित होता, भारतीय जनता पार्टी के वहां के कार्यकर्ताओं को मनोबल मिलता। लेकिन इस सबको कांग्रेस दूसरे रूप में लेती है। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद आप पूछिए कि मध्य प्रदेश में किस बड़े नेता का कांग्रेस का दौरा हुआ? किसी का दौरा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कोई भी दल का नेता, बड़ा नेता अगर सक्रिय रहता है और दौरे करता है तो उसको एक कहना चाहिए कि सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। अपना पल्ला झाड़ते हुए अगर कांग्रेस ये कहे कि यहाँ क्षेत्र में कमजोर है, वहाँ क्षेत्र में कमजोर है, तो मैं स्पष्टता से एक बात कांग्रेस के साथी से जरूर पूछूंगा कि कांग्रेस में ऐसा कौन सा आदिवासी नेतृत्व बना दिया, क्या नेता पैदा कर दिया? बाला बच्चन वो अपने जद्दोजहद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सवाल अभी इस समय कांग्रेस को सोचना चाहिए, किस पार्टी का नेता कहाँ दौरा कर रहा है, इसकी बजाय वो खुद अपने आप में सोचें और समझेंगे तो मुझे लगता है कि उनके दल के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और निश्चित रूप से ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसमें कहीं कोई गलती, कोई खामियां हैं, इसको उजागर करेंगे, मुद्दों को पकड़ेंगे तो कार्यकर्ता उनकी बातों को आगे ले जाएगा। तब जाके हमें लगता है कि कांग्रेस इस आदिवासी वोट बैंक या क्षेत्र में अपनी पेड़ बना पाई। चलिए भदौरिया जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। 2018 की बात करें तो आदिवासियों ने साथ दिया कांग्रेस का, लेकिन अब जाकर बीजेपी के बड़े नेता भी इस बाहुल्य क्षेत्र में, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस अभी तक खामोश क्यों? ये कांग्रेस तो लगातार आदिवासियों के उत्थान के लिए बात कर रही है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय देवलिया जी के प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस ने आदिवासी लीडरशिप, अगर प्रदेश स्तर की बात कर लें, वर्तमान की बात करेंगे तो बाला बच्चन जी, कांतिलाल भूरिया जी, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। आपका उमंग सिंगार को ले लीजिए, आपका अनेकों नेता आपको मंत्री बना के दिए कांग्रेस पार्टी ने। आज जमुना देवी जी नेता प्रतिपक्ष रही, कांतिलाल भूरिया जी को केंद्रीय मंत्री बनाया,
कांतिलाल भूरिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कहीं कुछ रहा ही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी का ने कभी दुराभाव की राजनीति नहीं की है। हमेशा दबे हुए वर्ग को के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया। आज देवलिया जी भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर आदिवासी वर्ग प्रशासनिक दृष्टि में, औद्योगिक दृष्टि में आज अगर स्थापित है समाज में, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए नकारात्मक पहलू को देखने की जगह सकारात्मक पहलू को भी देखना चाहिए। अगर अपन फेयर एनालिसिस करने बैठे हैं जी, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया है। चलिए, आपका मानना है कि कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के बीच रही है। गोविंद मालू जी, आपके पास आना चाहूंगा। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 84 सीटें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आती हैं। अमित शाह के दौरे को देखते हुए मैं सवाल करना चाहूंगा, इन सीटों पर आखिर इस दौरे का कितना प्रभाव देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो 84 सीटें आदिवासी नहीं आती है, 43 सीटें आदिवासी विधानसभा सेगमेंट है और 35 है शेड्यूल कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति की। 82-84 सीटें नहीं है विधानसभा की। हेलो जी, बात पूरी करें आप। तो 47 सीटें जो है आदिवासी क्षेत्र की, वो अलग अलग जगह पर, जैसे झाबुआ जिले में है सारी, बड़वानी जिले में है, खरगोन में है, उधर मंडला डिंडोरी उधर है, शहडोल में है, अलग अलग स्थानों पर है। तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए तो पूरे देश भर में अटल जी की सरकार ने भी और मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं उन 5 सालों में और इन 7 सालों में, वो आजादी के बाद कांग्रेस के पूरे रेजिम में नहीं हुए। न उनको पट्टे, न उनको जमीन, न उनकी शिक्षा की व्यवस्था, न उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, कुछ कांग्रेस ने नहीं किया। उनको गरीब बना रखा, विपन्न बना रखा। उनको एक ऐसा व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, बाट जोहता हुआ, लाचार आदिवासी बना के रखा और उनको वोट बैंक के रूप में उपयोग किया, क्योंकि निरक्षरता ही इनके लिए हित में थी उनकी, इसलिए इन्होंने ये किया। हमने कहा इनको साक्षर बनाएंगे और कई जगह बड़े बड़े पदों पर वो लोग रहे। तो अमित शाह जी का दौरा कहीं भी हो, ठीक है, आदिवासी क्षेत्र है या कहीं भी है, वो दौरा उनका होता है, तो वो उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पर हम पिछड़े क्षेत्रों में, अगर अच्छा है कोई नेता पिछड़े क्षेत्रों में जाएगा, संपन्न क्षेत्रों में सबको ही जाते हैं, उसमें कुछ उसको राजनीतिक रूप में नहीं देखना चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सर, बीजेपी कांग्रेस दोनों का ही ये मानना है कि आखिर हम वोट बैंक के रूप में आदिवासियों को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। पवन देवलिया जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा सर। यदि बात करते हैं बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य संगठनों की, तो जयस जैसे संगठन भी सामने आ रहे हैं और आदिवासियों के बीच उनकी जो पैठ है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। तो क्या ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक चुनौती के रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के सामने चुनौती तो है, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। अब दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर जैस का दखल आदिवासी वोट बैंक में नहीं होता तो जैस के प्रतिनिधि को ये कांग्रेस अपना टिकट देकर चुनाव नहीं लड़ाती धार से। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की पैठ आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर हुई है, ये इनको स्वीकार करना चाहिए। और जब जो गलती स्वीकार करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से अगर ये आरोप प्रत्यारोप की कांग्रेस बात करती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी गलती कभी नहीं सुधार सकती। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 15 साल से लगातार सरकार में है, 16 साल से कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसमें इसने पैठ लगाई है। तो कांग्रेस का जो जनाधार है वो कमजोर हुआ है, ये स्वीकार करना चाहिए। और जहां तक उमंग सिंगार, कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन की बात करें, तो आज कहाँ है ये नेतृत्व में? ये दिन पर दिन इनका जो कहना चाहिए पैरामीटर, जो इनका ग्राफ है राजनीतिक, वो नीचे गया है, ऊपर नहीं आए ये। आज नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ है, कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ है, आदिवासी कहाँ है? तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा वजूद है वहां अगर इनका राष्ट्रीय नेतृत्व दौरे करता है तो निश्चित रूप से वहां किसी भी दल का हो मजबूती मिलेगी। सरकार जाने के बाद मैं फिर कांग्रेस के मित्र से पूछूंगा कि कहाँ उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई दौरा किया है, कहाँ कोई जनता से अपील की है, साहब हमारी सरकार गिराई है, जैसे भी गिरी हो, जैसे भी गई हो। इससे क्या होता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, उनकी बातों को वो नीचे धरातल पे ले जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमें किसी से वो नहीं है कि कांग्रेस ये जो वास्तविकता है वो मैं बता रहा हूँ। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए आत्ममंथन और चिंतन का दौर है कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनका एक नेतृत्व दौरा कर रहा है, आवश्यकता क्या है दौरे करने की?
भाई खोने के लिए तो कुछ नहीं, उस क्षेत्र में चुनाव भी नहीं है, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सवाल है। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और भदौरिया जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। जयस से सर एक ऐसा नेता जिसको आपने टिकट दिया और वो सीट पर जीता भी, जीत दिलाई, लेकिन यहाँ पर यदि वरिष्ठ पत्रकार की बात करें तो देवलिया जी का ये मानना है कि कांग्रेस को इस वक्त चिंतन और मंथन करना चाहिए आदिवासी क्षेत्रों को लेकर, आदिवासी सीटों को लेकर। क्या ऐसे कोई समीकरण भविष्य में देखने को मिलेंगे? भदौरिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है भदौरिया जी से संपर्क हमारा टूट गया है। गोविंद मालू जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंद मालू जी, यदि कांग्रेस की बात कर लें तो एक बात तो साफ है कि यहाँ पर अब चिंतन और मंथन का दौर कांग्रेस में देखने को मिलेगा, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की यदि मैं बात कर लूं और आदिवासियों के बीच अमित शाह पहुंचने वाले हैं, तो कार्यकर्ताओं में आखिर कितना उमंग और कितने उत्साह देखने को मिलेगी? कोई भी पार्टी का बड़ा लीडर, कोई नेता स्थानीय स्तर के पे वो प्रदेश का कोई आए, प्रदेश में हो, राष्ट्रीय स्तर का आएगा तो उत्साह तो आता ही है। उत्साह का संचार भी होता है, क्योंकि एक है मोबिलाइजेशन की, जैसे घर में कोई शादी होती है तो उत्साह होता है, ऐसे उत्साह होता है। कई बड़े नेता आते हैं तो उनका ओरिएंटेशन देते हैं, उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को काम करते हैं, उनको श्रेष्ठतम बताने का प्रयास कार्यकर्ता करता है, तो उत्साह और ऊर्जा तो उसमें संचार होता ही है। और ये भी बताते हैं कि बड़े नेता कितने चिंतित हैं के लिए, इन क्षेत्रों के लिए, इन अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए, इसका भी संदेश उनमें जाता है। तो संदेश तो हर स्तर पर जाता है। कांग्रेस के संदेश अलग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रक्रिया और संस्कृति अलग है, उनकी कार्य संस्कृति अलग है। उनके जब आते हैं नेता तो किस तरह से वो लोग उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, किसी से छुपा नहीं है देश भर में। बिल्कुल सर, किसी से छिपा नहीं है कि आखिर कितना आदिवासियों को देखते हुए बीजेपी के द्वारा प्रयास किया जाता है। लेकिन सर, बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती है कि जो विकास है वो अंतिम पंक्ति तक पहुंचे, लेकिन क्या कारण है कि आज भी कुछ आदिवासी संगठन, आदिवासी वर्ग ऐसे हैं जो कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती रही है? गोविंद मालू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी। गोविंद मालू जी, मैं एक बार फिर आपसे सवाल दोहराना चाहूंगा। आदिवासियों की बात कर रहे हैं हम सर, बार बार और लगातार आदिवासी संगठन सामने क्यों आते हैं और कहते हैं कि हमेशा विकास की बात करने वाली सरकार विकास हम तक नहीं पहुंचा पा रही? आखिर हक और अधिकारों की लड़ाई आज भी आदिवासियों को लड़नी पड़ रही है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगाती है। मैं आपको सीधा इन संगठनों पर आरोप लगाता हूँ कि विदेशी फंडिंग से जब भारत की प्रगति होती है, जब भारत में एक रूपता, एक रास्ता होती है, तो ये वर्ग संघर्ष पैदा करते हैं। भारत की प्रगति को अवरुद्ध कैसे किया जाए, कैसे यहाँ पर एक ऐसा वो रचा जाए कि ताकि यहाँ पर कुछ वैमनस्यता पैदा हो, इसमें लगे रहते थे। ये जितने भी संगठन है विदेशी एजेंसियों से कहीं न कहीं संचालित होते हैं। चाहे वो जब नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाठ करने के, अरे भाई, जब हमारे यहाँ बड़े बांध नहीं होंगे, सिंचाई की सुविधाएं नहीं होंगी, पानी को हम नहीं सहेजेंगे तो क्या होगा? लेकिन ये नहीं चाहते भारत की प्रगति, और तो इसलिए ये लोग आदिवासियों को बरगलाते हैं। इनके लिए जो मूल काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनको लाभ मिले तो उससे घबरा गए हैं, और इस घबराहट में कांग्रेस इनको पीछे के रास्ते से भेजती है और फंडिंग करवाती है। कांग्रेस ने देश में संस्कृति का क्षरण किया है, संस्कृति और सभ्यता की हत्या की है। चलिए सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो खैर देखने को मिलेगा। हमारे साथ आप बने रहिएगा। जबलपुर की ओर चलेंगे। राजेंद्र थपलियाल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं और समझेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां इस वक्त की गई हैं। राजेंद्र, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त की गई हैं? ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब अमित शाह मध्य प्रदेश के संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर में पहुंचने वाले हैं। जी सुनील, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर में, या हम बात कर लें कि 11:30 बजे तक जो है गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर में दौरा है, विभिन्न कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। सबसे मुख्य कार्यक्रम जो मैं उनको बता दूं कि आज जो गोंडवाना साम्राज्य के शासक शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह है, उनका बलिदान दिवस जो है, ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है अगर हम बात करें आदिवासी गौड़ समाज के लिए, क्योंकि वो उनके राजा हुआ करते थे और उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने ना टेकते हुए, जो मैं आपको बता दूं कि तोप के गोले के सामने अंग्रेजों ने उनको उड़ा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये एक आदिवासी समाज का एक
जो बड़ा उत्सव कह सकते हैं, जिसको लेकर यहाँ जबलपुर में प्रतिमा स्थल पर मालीधाम में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उनकी स्मृति को याद करते हैं, आदिवासी नेता हो या उनके जो लोग हैं, वो यहाँ तमाम लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका यहाँ दौरा हो रहा है। उनके साथ तमाम जो प्रदेश के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, सभी यहाँ तमाम मंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उनको नमन करेंगे। उसके बाद विभिन्न जो कार्यक्रम जो आयोजित होने हैं आज जी भारतीय जनता पार्टी के, उसमें शिरकत करेंगे। जी राजेंद्र, यदि पूरे दौरे को हम राजनीतिक रूप से देखते हैं, राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, तो आदिवासियों के बड़े संगठन के बीच, आदिवासी सीटों के बीच अमित शाह पहुंचने वाले हैं, जो कि बड़ा प्रभाव आदिवासी वोट बैंक पर अब इसका देखने को मिलेगा। लेकिन क्या यह माना जा सकता है, अभी तक आदिवासियों के वोट बैंक को देखते हुए कांग्रेस कहीं मजबूत मानी जा रही थी, उसमें एक बड़ी सेंध लगाने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है? कहीं ना कहीं लंबे समय से जो कांग्रेस एक वोट बैंक आदिवासियों का साधती थी, उसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, वो भी अब आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर कार्यक्रम जो ये जबलपुर में चलिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है और कोशिश भी यही होनी चाहिए कि आखिर आदिवासियों को कैसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। मिशन ट्राइबल को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। बीजेपी कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर आदिवासियों के बीच पैठ बनाने में बीजेपी कितनी कामयाब होगी। गोविंद मालू जी अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और यदि मेरी आवाज गोविंद मालू तक पहुंच रही है, तो गोविंद सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या आदिवासियों के लिए कोई बड़ी योजना भी हमें देखने को मिल सकती है भविष्य में? चलिए, लग रहा है गोविंद जी से हमारा संपर्क टूट गया है। और आपको बता दें कि अमित शाह का जो ये दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए माना जा रहा है। न सिर्फ बीजेपी, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी और संघ की आदिवासियों के बीच सक्रियता के लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम है। जयस जैसे संगठन भी लगातार बीच में आ रहे हैं, आदिवासियों के बीच उनकी पैठ बढ़ती जा रही है और इसका सीधा मुकाबला मुख्य विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस को होने वाला है। दरअसल मध्य प्रदेश में 43 समूहों वाले आदिवासियों की आबादी तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं यदि हम कुछ वक्त पहले की बात करें, अतीत की बात करें, तो 2018 में जयस नेता हीरालाल अलावा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था और इस बार जयस पहले से और ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। तो 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 84 सीटें आदिवासी बाहुल हैं। महाकौशल की बात करें तो 38 विधानसभा सीटें आदिवासी प्रभाव वाली हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 84 में से केवल 34 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। अब इन सीटों की संख्या आखिर कैसे बढ़ेगी, बीजेपी का पूरा फोकस इन्हीं पर होगा। एक बार फिर जबलपुर की ओर चलेंगे, राजेंद्र हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, यदि बात करें 2018 की, तो 84 में से कुल मिलाकर सिर्फ 34 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन पुरानी गलतियों को न दोहराते हुए एक नए सिरे से बीजेपी ने शुरुआत की है। तो पूरा फोकस आदिवासी वोट बैंक पर ही है और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आदिवासियों के लिए कोई बड़ी योजना भी सरकार ला सकती है? जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि 2018 में सिर्फ जो 34 सीटें जो आदिवासी की थी वो बीजेपी के खेमे में गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरानी गलतियां जिसमें हुई हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है वो आदिवासी जो साम्राज्य है उसमें उनको साधने में सफल हुआ था 2018 में। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी गलती जो है वो सुधार रही है। इसलिए अब आगे जितने भी आदिवासी जो गौंड समाज है उनको साधने के लिए इस प्रकार से वो कार्यक्रम कर रही है और कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन करने की कोशिश कर रही है। आज हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं जी राजेंद्र, अब ये देखना होगा कि आखिर कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो 2018 में जो गलतियां बीजेपी ने दोहराई थी वो गलतियां 2023 में ना हो, जिसके लिए भरपूर प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, संस्कार धानी जबलपुर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर बीजेपी को मजबूत करने के लिए, आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए आखिर क्या मंत्र देंगे। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।